बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रतिघात और प्रतिबाधा। तो आज हम लोग जानेंगे प्रतिबाधा और प्रतिघात किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है प्रतिघात। प्रतिघात क्या होता है? तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है वो प्रेरकत्व और धारिता के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो उसे हम लोग प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध क्या है? तो धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो यह जो प्रतिघात है यह भी एक प्रकार का अवरोध है। जिस तरह से आप जब सड़कों पे चलते हैं तो जगह जगह वहां सड़क पर ब्रेकर बनाए गए होते हैं। वो ब्रेकर क्या काम करता है? आपकी गाड़ी के स्पीड को कम करता है या कम करने की कोशिश करता है। पूरा स्टॉप तो नहीं कर पाता, लेकिन उसके स्पीड में अवरोध उत्पन्न करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। उसी तरीके से जो भी धातु होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है, उनका यह गुण होता है कि जब उस धातु में धारा का प्रवाह होता है तो उसमें अवरोध उत्पन्न किया जाता है, और वो जो अवरोध उत्पन्न करता है उससे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है। कोई एलसीआर परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, और उसमें जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा वह किसके द्वारा किया जा रहा? प्रेरकत्व और धारिता के द्वारा किया जा रहा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, वही चीज लिखना है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के प्रवाह में प्रेरकत्व और धारिता, प्रेरकत्व को हम लोग एल से दिखाते हैं, और धारिता द्वारा उत्पन्न किए गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, धारिता को हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? सी से। ठीक है, सी से धारिता को प्रदर्शित करते क्या है? किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के प्रवाह में प्रेरकत्व और धारिता द्वारा उत्पन्न किए गए अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे x द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और x बराबर होता है एक्सएल हम कह सकते हैं केवल प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न अवरोध, केवल प्रेरकत्व द्वारा प्रतिघात या उत्पन्न अवरोध, वो जो होता है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है? तो कोणीय आवृत्ति है, एल क्या है? प्रेरकत्व है। और केवल धारिता के कारण प्रतिघात जो होता है, केवल धारिता के कारण प्रतिघात, केवल धारिता के कारण प्रतिघात, इसका मान क्या हो जाता है?
एक्स सी बराबर 1/ओमेगा इंटू सी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा प्रतिबाधा अब देखिए प्रतिबाधा क्या है। प्रतिघात क्या है कि किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के प्रवाह में जो अवरोध प्रेरकत्व और धारिता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे हम लोग प्रतिघात कहते हैं, उसे एक्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एक्सएल बराबर यानी केवल प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ये होता है और केवल धारिता द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ये होता है। प्रतिबाधा क्या है, तो कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें जितने भी अवयव जुड़े हुए हैं, एलसीआर का मतलब हो गया प्रेरकत्व जुड़ा है, धारिता जुड़ा है और प्रतिरोध, इन सभी के द्वारा उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है उसे हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिबाधा के बारे में जानेंगे। किसी परिपथ में सभी अवयवों द्वारा, उसमें जो जो चीजें जुड़ी हुई हैं सबके द्वारा, सभी अवयवों द्वारा उत्पन्न, सभी अवयवों द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जेड बराबर परिपथ में वोल्टता बाय परिपथ में धारा। ठीक है, वोल्टता को हम लोग अगर V से दिखाते हैं V, और धारा को हम लोग I से दिखा दें तो Z बराबर क्या हो जाएगा, यही V/I। अब देखिए, चाहे प्रतिघात हो और चाहे प्रतिबाधा हो, दोनों का जो SI मात्रक होता है वह ओम ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिबाधा और प्रतिघात दोनों ही धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये जो प्रतिघात और प्रतिबाधा है, इन दोनों का भी काम यही है, धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करना। इसलिए प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है, प्रतिघात और प्रतिबाधा का भी SI मात्रक वही होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे प्रतिघात तथा प्रतिबाधा दोनों का SI मात्रक ओम होता है। दोनों का SI मात्रक ओम है। ठीक है, दोनों का जो SI मात्रक है ओम है। इनका यानी दोनों का, प्रतिघात का और प्रतिबाधा का, दोनों का, इनका विमीय सूत्र mL/T⁻³ e⁻² होता है। और अगर प्रतिघात और प्रतिबाधा के बीच हम लोग ग्राफ खींचे तो उनके बीच का जो कलांतर होता है वह 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए इस तरह हमने ग्राफ खींचा, एक को हमने कह दिया XL और दूसरे को हमने कह दिया Z।
इन दोनों के बीच का जो कलांतर होता है π/2 होता है, मतलब दोनों के बीच का कोण। तो लिख सकते हैं आप इनके बीच कलांतर π/2 होता है। अतः Z यानी प्रतिबाधा बराबर √x² प्लस r² होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, प्रतिबाधा और प्रतिघात। और हमको लग रहा है आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि प्रतिबाधा क्या है और प्रतिरोध क्या है, सॉरी प्रतिघात क्या है और प्रतिबाधा क्या है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि LCR परिपथ किसे कहते हैं। L का मतलब होता है प्रेरकत्व, R का मतलब होता है प्रतिरोध और C का मतलब होता है धारिता। तो जब प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध ये तीनों किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो ऐसे परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, LCR परिपथ कहते हैं। देख लीजिए चित्र बना हुआ है यहाँ पर। यह जो है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और इसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्योंकि L, C और R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः R के सिरों का विभवांतर VR बराबर I × R हो जाएगा और VL IXL हो जाएगा। I क्या है, धारा है, और XL क्या है, प्रेरक के कारण प्रतिरोध है, प्रेरक के कारण जो है प्रतिरोध है। VC I × XC तो धारिता के कारण प्रतिरोध है, ठीक है। VL तथा VC का परिणामी विभवांतर V² बराबर हो जाएगा आपका, ये प्लस रहेगा यहाँ पे, VR² प्लस VL - VC का स्क्वायर। इतनी बात समझ आ रही है क्या किया गया है। अब VL बराबर I × XL, VC बराबर I × XC, VR बराबर I × R, सबको प्रतिरोध, यह भी एक प्रतिरोध है, प्रेरक के कारण प्रतिरोध है, धारिता के कारण प्रतिरोध है और यह तो खुद ही प्रतिरोध है। तो V बराबर ओम का नियम हम लोग लगाते हैं ना, V बराबर R × I, तो वही चीज हमने लिखा है, V बराबर R × I वाले थे, ओम के नियम से लिखा गया है, ये भी और ये भी, ठीक है। अब देखिए परिणामी विभवांतर निकालेंगे अगर हम लोग, तो V² बराबर I² R² प्लस I² XL - XC का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद V² बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों में से हमने I² कॉमन ले लिया, I² हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। इतना बचेगा कि नहीं, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। V² बराबर I² R² प्लस I² XL - XC का होल स्क्वायर। I² हमने कॉमन ले लिया। अब V का मान केवल निकालेंगे तो क्या होगा, √I² R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। I² का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, I, ये हो जाएगा I √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। I को इसके नीचे ला दीजिए, V के नीचे, यहां से करते हैं, क्या पता नीचे दिखाई न पड़े। I जो है V के नीचे आ गया, V बटा I इज इक्वल टू √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। ये लाइन समझ आई है। अब ये जो V/I है इसी को हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं, Z कहते हैं। V/I को ही प्रतिबाधा या Z बोला जाता है। तो इसकी जगह पे हम लोग Z को किससे दिखाते हैं, प्रतिबाधा से, तो Z हो गया ये,
और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला हो गया कि अगर एलसीआर परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और यह जो परिपथ है प्रत्यावर्ती धारा, इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे परिपथ के लिए प्रतिघात का मान हो जाएगा, प्रतिबाधा का मान हो जाएगा ये, और कलांतर यानी tan फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर, कलांतर को हम लोग tan फाई से दिखाते हैं, कलांतर यानी tan फाई बराबर VL माइनस VC बाई R। ठीक है, VL बराबर हो जाएगा I इंटू एक्सएल, अभी हमने लिखा था यहाँ पे VL बराबर I इंटू एक्सएल, VC बराबर I इंटू एक्स सी बाई R। ठीक है, I हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, I जो है हमने, अच्छा R की जगह हम लोग I इंटू R लिख सकते हैं, I कॉमन ले लीजिए, तो एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आई इंटू आर, आई कैंसिल, वी एल माइनस वी सी बाई आर बचेगा, अब सॉरी एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर बचेगा, tan फाई इज इक्वल टू, एक्स एल का मान हमने आपको बताया था ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी का मान 1 बाई ओमेगा इंटू सी बाई आर, यही है कलांतर। जो एलसीआर परिपथ होता है उसका कलांतर क्या होता है, उसके लिए हमारे पास tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस O1 बाई ओमेगा सी बाई आर। तो किसी एलसीआर परिपथ जो है उसके लिए कलांतर का मान ये हो जाएगा और प्रतिबाधा का मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी एलसीआर परिपथ में जो कलांतर होता है उसके लिए क्या व्यंजक होता है, tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी बाई आर, यही है कलांतर का व्यंजक। इतनी बात समझ आ गई आपको, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग जानेंगे अनुनादी परिपथ क्या होता है। तो जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में, अभी हमने बताया प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ क्या है, तो प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात समान होते हैं, तो परिपथ में प्रवाहित धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं, ऐसी स्थिति में परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। कुल मिला के आपको कहना ये है कि जब किसी प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में प्रतिघात जो प्रेरकत्व के कारण है यानी XL, और प्रतिघात जो धारिता के कारण है, दोनों का मान समान हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो परिपथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ में क्या होता है, प्रतिघात प्रेरक के कारण और प्रतिघात धारिता के कारण दोनों का मान बराबर हो जाता है। जब दोनों का मान बराबर हो जाता है तो प्रतिबाधा का मान क्या होता है, प्रतिबाधा बराबर अभी हमने पढ़ा है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो अनुनादी परिपथ है और इसमें एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, ये आर स्क्वायर और इसका मान तो 0 आ जाएगा, यानी जेड बराबर आर, आर को हम लोग या आर बराबर जेड मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। ये होता है अनुनाद की स्थिति में या अनुनादी परिपथ में। ठीक है, अनुनादी परिपथ क्या होता है, जिस परिपथ में प्रेरक के कारण जो प्रतिघात होता है, धारिता के कारण जो प्रतिघात होता है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, वैसे परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कलांतर क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा एक्स एल माइनस एक्स सी बाई
आर। तो अनुनादी परिपथ है, एक्सएल और एक्ससी दोनों के मान बराबर होंगे, यानी tan फाई का मान क्या आ गया, tan फाई बराबर आ जाएगा 0। और अनुनादी परिपथ में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल और इसकी वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा इंटू सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाएगा, तिरछा गुणा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बटा एल सी। ओमेगा को यहाँ लाके इंटू कर दिए और एल को यहाँ ला दिए, तो फिर ओमेगा क्या हो जाएगा 1 बाई, यहाँ से लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाई एल सी। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, ये कोणीय आवृत्ति हो गई। और आवृत्ति क्या हो जाएगी, एफ बराबर ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा का मान तो हमारे पास इतना मिला हुआ है ना, तो उसका मान रखेंगे तो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये होता है अनुनादी परिपथ। तो अनुनादी परिपथ का जो कलांतर होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अनुनादी परिपथ की जो कोणीय आवृत्ति होती है वो क्या हो जाती है, 1 बाई अंडर रूट एल सी हो जाती है। और अनुनादी परिपथ की जो आवृत्ति होती है ओमेगा बाई 2 पाई या 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी हो जाती है। ठीक है, तो ये था अनुनादी परिपथ, जिसमें प्रेरक के कारण प्रतिघात और धारिता के कारण प्रतिघात, आप चाहे तो प्रतिरोध भी कह सकते हैं, कि प्रेरकत्व के कारण जो प्रतिरोध होता है और धारिता के कारण जो प्रतिरोध होता है दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे परिपथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं। और अनुनादी परिपथ के लिए कलांतर का मान 0 हो जाता है, आवृत्ति का मान ये हो जाता है, और जो प्रतिबाधा होता है उसके लिए Z बराबर R हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग जानेंगे वाटहीन धारा के बारे में। वाटहीन धारा क्या है, शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता के परिपथ में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, तथा ऐसे परिपथ को वाटहीन परिपथ कहा जाता है। अब शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता के परिपथ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि कोई ऐसा परिपथ हो जिसमें धारिता हो या प्रेरकत्व हो या दोनों हो, लेकिन जो प्रतिरोध हो उसका मान क्या हो, शून्य हो। शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता के परिपथ अथवा दोनों, मतलब यह है कि कोई ऐसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व हो या शुद्ध धारिता हो या दोनों हो, लेकिन उस परिपथ में जो R का मान हो, प्रतिरोध का मान हो, वो क्या हो, शून्य हो। ऐसे परिपथ में बहने वाली धारा को हम लोग क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, तो वाटहीन धारा में क्या होता है कि जो R का मान होता है, प्रतिरोध का मान होता है, वो शून्य हो जाता है। बाकी शुद्ध धारिता हो सकता है, शुद्ध प्रेरकत्व हो सकता है या दोनों हो सकता है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद है कि वैद्युत शक्ति क्या है। किसी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति को हम लोग P से दिखाते हैं, और P बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, जहां cos फाई जो है एक बीमाहीन भौतिक राशि है जिसे परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं, और शक्ति गुणांक बराबर होता है cos फाई बराबर R बटा Z होता है। R क्या है, प्रतिरोध है, Z क्या है, प्रतिबाधा है। किसी भी परिपथ में फाई का मान 0 और 90 के बीच ही रहता है, ना तो 0 से कम होता है और ना तो 90 से अधिक होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।